हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी साइकोलॉजी के चैप्टर की डिस्कशन को। प्रीवियस डिस्कशन में हम लोगों ने ये देखा था कि स्ट्रेस का इफेक्ट हमारी इम्यूनिटी पे क्या निकलता है। इसके लिए हमने एक शब्द दिया था, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ठीक है, ये जो कि इम्पोर्टेंट एक टर्म था, पता होना चाहिए। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल। हम लोग कहते हैं ना कि हेल्दी लाइफस्टाइल हमारी होनी चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल हमें अपनानी चाहिए। यूएसए में लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है, इंडिया में लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है। बड़े बार आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग जाने अनजाने में ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई मतलब जानता नहीं है कि क्या वो जो मुंह से शब्द निकाल रहा है लाइफस्टाइल, क्या उस पर्सन को, उस बंदे या बंदी को पता भी है कि लाइफस्टाइल है क्या। तो देखो, स्ट्रेस जो है वो हमारी लाइफस्टाइल अनहेल्दी कर सकता है, और लाइफस्टाइल अगर अनहेल्दी है तो जो हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर जो परिणाम निकलेंगे वो अच्छे नहीं निकलेंगे। लाइफस्टाइल क्या होता है? लाइफस्टाइल ना एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी हेल्थ से जुड़ी होती है। सबसे पहले तो याद रखना, लाइफस्टाइल इज एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर हेल्थ। इसके अंदर दो चीजें आती हैं जब कोई भी चीज यहां पर रिलेटेड है ना हेल्थ से। यहां पर आपके ओवरऑल पैटर्न ऑफ डिसीजंस और आपका व्यवहार, आपका रवैया, आपकी हैबिट, आपकी हरकतें, जो कि डिटरमाइन करती हैं आपकी हेल्थ किस प्रकार से रहेगी, पर्सन की हेल्थ किस प्रकार से रहेगी, और उसकी लाइफ की क्वालिटी क्या रहेगी। यानी कि मान लो, पर्सन अगर बोल रहा है कि मैं फिटनेस फ्रीक हूं, उसके सिर्फ बोलने से नहीं होता। द डिसीजंस ही और शी इज टेकिंग एंड द बिहेवियर इन विच ही और शी इज बीइंग इन्वॉल्व, वो डिटरमाइन करता है एक पर्सन की हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। बात यहां पर देखो, हमेशा हेल्दी फूड या हेल्दी चीजें खाने की नहीं रहती, लेकिन एक संतुलन होना चाहिए एक पर्सन का। लाइफस्टाइल इज समथिंग कि अगर आपका 12-15 दिन से मैगी खाते खाते अगर पेट खराब हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, दवाइयां लेने तक की नौबत आ गई है, स्टॉप दिस क्रेविंग। अगर आप इस क्रेविंग को रोक नहीं पा रहे हो, डेट मीन्स यू हैव बैड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड यू हैव बैड बिहेवियर। और बिहेवियर किस फॉर्म में दिखता है हमें? इन टर्म्स ऑफ हैबिट। ये चीज फिर एक पर्सन की क्रेविंग बन चुकी है, एक लत बन चुकी है। ये भी एक तरीके से पर्सन जो है इससे एडिक्टेड हो चुका है। अगर पर्सन अपने शरीर को देखते हुए कि बड़े दिनों से उसका दिमाग अगर खराब रहने लगा है, उसका शरीर अगर खराब रहने लगा है, उसके लिए वो प्रॉपर तरीके से डिसीजंस और बिहेवियर नहीं ले सकता जो कि उसकी हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करेंगे, डेट मीन्स पर्सन की लाइफस्टाइल बेकार है, एंड वाइस वर्सा। पहले बताओ, लाइफस्टाइल का मतलब समझ में आया या फिर से एक बार ही बताऊं? कशिश, अंबर। आ गया। स्ट्रेस इंडिविजुअल्स जो होते हैं, दे आर मोर लाइकली टू एक्सपोज देमसेल्स टू पैथोजेंस। हमने पढ़ा था पैथोजेंस के बारे में। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से फिजिकल इलनेस होती है। जो लोग स्ट्रेस होते हैं उनमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं 1000 बार। पुअर न्यूट्रिशनल हैबिट उनकी होती है, वो सोते कम है। सोते कम है क्या मतलब? क्या होता है कि वो ना प्रॉपर नींद एक बार में नहीं ले पाते। उनकी उनकी नींद ना स्ट्रेस रहती है, रात रात भर जागते रहना, फिर फोन को देखते रहना, फिर थोड़ी देर उठकर फिर कुछ ना कुछ सोचते रहना, फिर सो जाना, ये चीज। तो ऐसे लोग आगे चलकर हेल्थ रिस्किंग बिहेवियर के अंदर एंगेज हो जाते हैं, लाइक स्मोकिंग एंड एल्कोहल अब्यूज। एंड एल्कोहल अब्यूज जो वर्ड है, आई थिंक कशिश अब आपको पता है, अंबर आपको पता है, चैप्टर 4 से हमने जो पढ़ा था डिसऑर्डर के अंदर, लास्ट टॉपिक अब्यूज है ना। कोकीन अब्यूज, हीरोइन अब्यूज है ना, और एल्कोहल अब्यूज, ये वही है। ठीक है, इस तरह के जो हेल्थ इंपेयरिंग बिहेवियर होते हैं, यानी कि पर्सन ना चाहते हुए भी एक ऐसी आदत का शिकार हो गया है जो कि उसकी हेल्थ को तबाह करके रख देगी। धीरे धीरे समय जैसे जैसे उस पर्सन की जिंदगी में बीतता है, ग्रेजुअली, ठीक है, ये हैबिट्स डेवलप होती रहती हैं, और पर्सन को ऐसा लगता है कि उसको ना प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं इन सबको इनटेक करके। लेकिन ये एक्सपीरियंसेस टेम्पररी होते हैं। लेकिन हम ना लॉन्ग टर्म डैमेजिंग इफेक्ट्स के बारे में रूबरू नहीं होते इस चीज से। एंड पर्सन अंडर एस्टिमेट द रिस्क दे पोज टू देयर लाइव्स। किस तरफ वो कौन से कुएं में जाकर गिर रहा है, कौन से वेल में जाकर गिर रहा है, वो इसका अंदाजा भी नहीं होता। कोई भी जो चेन स्मोकर होता है, जो एडिक्टेड ड्रिंकर होता है, जिंदगी में पहली बार उसने कभी ना कभी सिगरेट उठाई होती है,
और पहला पैक पिया होता है, लेकिन उसके बाद हो सकता है सिगरेट और हुक्के को पीने वाला अपने फेफड़े इस तरीके से खराब कर ले कि उसके अंदर किसी प्रकार का एक कैंसर पनप रहा हो और उसे पता भी ना हो, और कुछ सालों बाद जाके उसका गेम आउट हो जाए। स्टडीज ये रिवील करती हैं कि हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर अगर कोई अपनाता है, लाइक बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, फैमिली का सपोर्ट भी है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक पर्सन की अच्छी हेल्थ डेवलप करने में। अगर एक ऐसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करी जाए पर्सन के द्वारा जिसमें वो इस बात का ध्यान रखे कि वो एक बैलेंस्ड तरीके से डाइट ले जिसमें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, ले भी रहा है तो रेगुलर एक्सरसाइज करे, और एक जगह बहुत देर तक बैठे ना रहे, कॉन्टिन्यूसली वो एक्टिविटी करता रहे, ठीक है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी ओसीडी वाली नहीं होनी चाहिए कि पर्सन बेचैनी में इधर से उधर घूम रहा है, पर्सन जो है एडीएचडी वाला शिकार है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, वो वाला नहीं। यहाँ पर पर्सन की क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत मैटर करती है। इन सारे पहलुओं को अगर हम लोग मिला लें तो पर्सन की हेल्थ इनहेंस होती है और पर्सन ज़्यादा लंबे समय तक धरती पर टिका रह सकता है, शमशान घाट उतनी लेट जाता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल जो होती है एक्सेसिस की, एक्सेसिस का मतलब पर्सन का पेट भरा हुआ है ना कशिश, आपने खाना खा लिया है लेकिन बेल बजी और पापा पिज्ज़ा के डब्बे लेते हुए चले आए, है ना, ले ले कशिश बेटा एक तेरा। अब कशिश सुबह तक रखने का पिज्ज़ा को कोई मतलब थोड़ी ना है ना, दिमाग तो यही कहता है ना। इसको कहते हैं एक्सेसिव ईटिंग करना। तो ऐसी अगर किसी की ईटिंग की एक्सेसिवनेस में आदत हो, ड्रिंकिंग की या स्मोकिंग की, कि खाना खाने बैठ रहे हैं तो उसके साथ दारू लेनी है, कोई मेहमान आए हैं तो दारू पक्का पियेंगे, और डेली बेसिस पर फिर इसको आदत बना लिया। पहले तो ओकेजनली पी जाती थी, फिर डेली मतलब जो है आदत बन गई। मूड खराब है तो पीने बैठ गए, अच्छा मूड है तो पीने बैठ गए, घर पे खाली बैठे हुए तो पीने बैठ गए, कमरे में अकेले बैठे हुए तो पीने बैठ गए। तो अब पर्सन कहता है क्या फर्क पड़ता है कशिश, है ना, पर्सन कहता है मुझे तो चढ़ती ही नहीं है लेकिन वो चढ़, जरूरी नहीं है कि दारू असर तभी करे जब वो चढ़ रही हो, अंदर क्या क्या कर रही है वो, ये क्या पता, ठीक है। तो हमारी कुल मिलाकर लाइफस्टाइल इस बात के ऊपर डिटरमाइन होती है डैट व्हाट वी ईट, व्हाट वी थिंक, और हम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। जिंदगी एक प्रीशियस चीज है, अगर पर्सन इसको समझ जाए कि जिंदगी अपने आप में ही एक शैंपेन है विच शुड बी ड्रिंक लाइक अ जेंटलमैन और जेंटल वेमेन, तो पर्सन फिर अपने साथ खिलवाड़ नहीं करता। खिलवाड़ हो रही होती है तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो ये एक लाइफस्टाइल का एक छोटा सा टॉपिक था। अब देखते हैं स्ट्रेस के साथ कोप अप कैसे कर सकते हैं, कोपिंग विद स्ट्रेस। रिसेंट ईयर्स में एक चीज के ऊपर बात होने लगी है कि भाई ठीक है, स्ट्रेस होता है, मॉडर्न लाइफ का एक बहुत बड़ा परिणाम है कि मॉडर्न लाइफ अपने साथ साथ एक फिनोमेना को लेकर आई है जिसको कहते हैं स्ट्रेस। लेकिन इंसानों को एटलीस्ट फिर ये भी पता होना चाहिए कि आज के जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में, जब हम चीजों से बच नहीं सकते, हम हर चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, एटलीस्ट वी शुड हैव सम और दी अदर ब्रह्मास्त्र टू टैकल स्ट्रेस। इसको कहते हैं कोपिंग स्ट्रेटजीज, हाउ वी कैन कोप अप विद स्ट्रेस, ठीक है। तो स्टडीज ये शो करती हैं कि जिस तरीके से हम स्ट्रेस के साथ कोप अप करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है, ना कि जो स्ट्रेस पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा होता है। भाई स्ट्रेसिंग सिचुएशन तो होती ही होती है। हम लोग कशिश एफर्मेशंस में क्या बोलते हैं, जब एफर्मेशंस की बात होती है तो कशिश हम लोग क्या किस चीज के ऊपर मतलब बिलीव करते हैं कि भैया जिंदगी की तो बैंड बज रखी, लंका बज रखी, लेकिन वो चीज बोलो जो हम चाहते हैं। नेगेटिविटी तो चारों तरफ है, हमें वही तो बोलना है जिस चीज को हम इन्वाइट करना चाहते हैं, है कि नहीं। तो इसकी वजह से हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग, सोशल फंक्शनिंग और हेल्थ डिटरमाइन होती है। सबसे पहले हम कोपिंग को डिफाइन करते हैं। कोपिंग का मतलब वैसे आप लोग क्या समझते हो, अगर मैं बोलूं कि कोपिंग को छोड़ो, एक वर्ड बताओ मुझे, कोप अप। कशिश क्या होता है कोप अप? अंबर, किसी चीज के साथ कोप अप करने का मतलब क्या होता है? हाँ, हैंडल करना, है ना। कशिश ये पता है ना आपको, डेली जीवन में आप कितनी सारी चीजें कोप अप करते हो, है ना तो जो कोपिंग होता है, कोपिंग एक डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन होता है स्ट्रेस का। सिचुएशन स्पेसिफिक कैसे? देखो, हर एक सिचुएशन को तो अंबर हम लोग कंट्रोल में नहीं ले सकते ना। हर एक सिचुएशन तो जरूरी नहीं है हम उसको क्या कहते हैं हैंडल कर सकें, लेकिन एटलीस्ट जब वो सिचुएशन अगर हमारे सामने आ गई है, एक काल्म माइंड, एक ठंडे दिमाग से हर एक चीज का सॉल्यूशन जरूर होता है ना लाइफ में, इतना मानते हो।
अगर बंदा पॉजिटिव है कशिश, ऐसी कोई चीज नहीं है ना जिसका सॉल्यूशन ना हो इस धरती पर और हमारे अंदर खुद भी। बताओ, हम सिर्फ गिव अप कर जाते हैं ना सिचुएशन को देखते ही, है ना। तो यहां पर क्या होता है, पर्सन ना एक तरीके से ठोस डिसीजंस लेता है अंबर, सेट ऑफ कंक्रीट रिस्पॉन्सेस, किसके सामने, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के सामने, स्ट्रेसफुल इवेंट्स के सामने। और उसका मकसद क्या है, वो ये डिसीजंस, वो ये निर्णय, वो ये क्यों ले रहा है, सारी की सारी बातें क्यों सोच रहा है, वो ऐसा डिसीजन मेकिंग में क्यों इन्वॉल्व है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है और अपना स्ट्रेस रिड्यूस करना है। अब मान लो अंबर आपका पेपर है, आपका कोई भी एग्जाम है, मान लो स्कूल का एग्जाम है, कॉलेज का एग्जाम है, फ्यूचर में कोई भी एग्जाम है, ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है। आप बैठे बैठे कितनी मर्जी प्लानिंग करते रहो, लेकिन आप जब तक किताब नहीं उठाओगे तब तक कुछ हो सकता है क्या। आपके स्ट्रेस की एक ही दवाई है ना कोप अप करने की, कि आपको भाई जो मर्जी कोई भी आपको स्ट्रेटेजी दे दे, आप जो मर्जी टाइम टेबल बना लो, उठने का रूटीन, खाने का रूटीन, बैठने का रूटीन, एक्सरसाइज करने का रूटीन, लेकिन इन सब से नंबर आ जाएंगे अगर जब तक किताब नहीं उठाओगे तब तक तो नंबर नहीं मिल ही नहीं सकते ना, चाहे कुछ भी बना लो स्ट्रेटेजी, है ना। ये चीज होती है, ठीक है। द वे वी कोप अप विद स्ट्रेस, हम जिस तरीके से स्ट्रेस के साथ कोप अप करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी ना सोच कैसी है, रिजिड डीप सीटेड बिलीफ हमारी कैसी है, और ये हमारी बिलीव्स बनती कैसे है, हमारे एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर। यानी कि देखो, एक स्ट्रेसफुल इवेंट है, जैसे मतलब मान लो बड़े सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, कशिश आपने देखा होगा ना, ट्रैफिक लाइट में कोई पेप्सी का ऐड बना दिया, है ना, या फिर कोई मजे का ऐड बना दिया कि ट्रैफिक लाइट में फंसे हुए हैं गर्मियों में, कितना स्ट्रेसफुल होता है। अब क्या है, अगर कोई पर्सन ट्रैफिक लाइट में फंसा हुआ है तो वो हो सकता है गुस्से में हो, घर लेट आ गया, ट्रैफिक जैम में फंसा रहा, वो पूरा दिन चिड़चिड़ा रहा है। वो फ्रस्ट्रेटेड किसी और से नहीं है, लोगों को जहां जाना था वो निकल गए हैं, जो घर में है वो मस्त मौला बनकर बैठे हुए हैं। ये पर्सन चिड़चिड़ाकर अपना दिन, अपना कीमती समय, अपनी प्रीशियस लाइफ, अपने हैप्पी मोमेंट्स बर्बाद कर रहा है विदाउट एनी रीजन। इसके गुस्सा होने से घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इस पर्सन की ये उम्मीद थी दैट ट्रैफिक शुड मूव फास्टर। यानी कि ये चीज आपको, ये एग्जांपल देकर ये राइटर आपको पता है क्या बताना चाह रहा है अंबर कशिश, वो ये बताना चाह रहा है कि देखो, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उसके बारे में स्ट्रेस्ड फील करना छोड़ दो। और ये चीज सही है, राइटर के व्यू पॉइंट से आप लोग भी एग्री करते होगे, ये चीज बिल्कुल सही है। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस चीज से एग्री करना छोड़ दो बिल्कुल, उसके बारे में सोचना, मतलब उससे स्ट्रेस लेना। अब दिक्कत सारी कहां से शुरू होती है कि पर्सन ना अपनी जिंदगी में स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता, ठीक है। और पीपल हु कोप पुअरली विद द स्ट्रेस, पुअरली विद द स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, कोप अप करने का मतलब, एनीवन? पुअरली कोप अप करने का मतलब क्या होता है? नहीं, कोप अप की बात नहीं है, आपको स्ट्रेस है, आप ये सोच रहे हो कि कुछ और एक्टिविटी करके ना मैं अपने स्ट्रेस को दूर कर दूंगा, आप उसे ना मतलब हैंडल नहीं कर रहे हो, आप उसे ना इग्नोर कर रहे हो। जैसे कोई एक इवेंट है कशिश, वो टाले भी नहीं टल सकता। आप यूट्यूब पे गाने सुन रहे हो तो इससे वो सिचुएशन टल जाएगी क्या अंबर, बताओ। यू कैन फील लाइट फॉर द मोमेंट, लेकिन वो टल जाएगी उससे क्या। आपको एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा है अंबर, आपको यार स्ट्रेस बहुत हो रहा है, मैं ना जब तक बोर्ड नहीं होते रोज मूवी देखूंगा, इससे पास हो जाओगे क्या? तो ये चीज है कि जो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, पुअर पुअर वे में कोप अप करते हैं स्ट्रेस के साथ, फेस करने की उनके अंदर गूदा नहीं होता सिचुएशन को, तो ऐसे लोगों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफी इंपेयर्ड रहता है। और जो एनके सेल्स जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उनकी एक्टिविटी भी काफी स्लो रहती है ऐसे लोगों के शरीर में। और अलग अलग इंडिविजुअल्स ना, राइटर हमसे ये कह रहा है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, आपको भी पता होगा, हर एक इंडिविजुअल अलग तरीके से स्ट्रेस के साथ डील करता है। यानी कि हर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो एक पर्सन के लिए, जिसको वो सो कॉल्ड स्ट्रेसफुल बोल रहा है, वो जरूरी नहीं है कि सबके लिए स्ट्रेसफुल हो। यानी कि कोपिंग स्ट्रेटजीज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं कि पर्सन एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। हो सकता है किसी को बहुत टाइम लग गया हो, कोई सिचुएशन के सामने गिव अप कर दे, और किसी के लिए वो सिचुएशन बहुत ज्यादा लाइट हो।
एंड दीज इंक्लूड बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट एक्टिविटीज. ओवर्ट एंड कोवर्ट वर्ड आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े होंगे, राइट अंबर, है ना. ओवर्ट मतलब होता है, क्या होता है, कोवर्ट तो होता है इंटरनल, एंड ओवर्ट एक्सटर्नल. समझ में आया. तो ये ओवर्ट और कोवर्ट स्ट्रेटजीज क्या होंगी स्ट्रेस के साथ कोप अप करने की, यानी कि कुछ तो डिपेंड करती है पर्सन की पर्सनैलिटी पर, है ना, और कुछ मतलब वो होती है कोवर्ट अंदर ही है, और कुछ क्या होती है कि हम ना दुनिया के साथ जब एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब 10 बातें हमें सीखने को मिलती हैं, 10 बातें जानने को मिलती हैं. तो हो सकता है जब पहली बार हम कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो, कोई एक सिचुएशन में फंसे हो, तब उस टाइम के लिए हमारा दिमाग उतना काम ना करे, हम ट्यूबलाइट की तरह हो, सबके सामने हमारी इंसर्ट हो जाए. लेकिन जब दूसरी बार अगर सेम सिचुएशन अगर आपके सामने आएगी, तो आपको पता रहेगा अच्छा इस सिचुएशन में ऐसा ऐसा करना होता है. अब स्ट्रेस को कोप अप करने की 3 कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं. एंडलर और पार्कर, ये दो ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 3 कोपिंग स्ट्रेटजीज दी हैं स्ट्रेस की. ठीक है, एक है टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी. इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, उनकी प्रोबेबल आउटकम के ऊपर सोचना. यानी कि टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी क्या है, आपके ऊपर टास्क है ये कि आपके सामने जो स्ट्रेसफुल इवेंट आई है ना, उसको इग्नोर मत करो, उसको ना टास्क लेकर चलो. और हमेशा टास्क क्या होता है, टास्क का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और एक क्या होता है, कोई भी टास्क जब स्टार्ट हो रहा है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, खत्म भी होगा. यहां पर आप पहले तो जो इवेंट है, जो सिचुएशन है, उसके बारे में पहले पूरी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में. फिर आप सोचो कि आपके पास ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या है. याद है अभी इसी चैप्टर के अंदर थोड़े टाइम पहले हमने कशिश पढ़ा था कि कुछ रिसोर्सेज होते हैं पर्सन के पास, लोगों की फॉर्म में हो सकता है, मटेरियल की फॉर्म में हो सकता है, मनी की फॉर्मेट में हो सकता है, सारे रिसोर्सेज यूज करना, है ना. और फिर ये सोचो कि अगर अगर ऐसा नहीं हुआ, मेरे सारे साम दाम दंड भेद यूज करने से भी अगर ये चीज नहीं टली, तो उसका आउटकम क्या निकल सकता है. मैं आप लोगों को लाइफ की एक ट्रिक दूं. जब भी किसी चीज से घबराने लगो ना, तो उसका वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन कर लिया करो एक बारी आंख बंद करके बैठ के 15 से 20 मिनट के लिए, कि बुरे से बुरी चीज क्या हो सकती है सिचुएशन के अंदर. आपका डर निकल जाएगा, और जो आपने बुरी से बुरी चीज सोची है ना, वो होगी भी नहीं. मतलब सब कुछ बेटर ही होगा फिर उसके बाद, क्योंकि आपने वर्स्ट सिनेरियो, वर्स्ट सीन इमेजिन कर लिया. तभी तो अंबर ये बोला जाता है कि खुली आंख से आप 20 घंटे बैठ सकते हो, बंद आंखों से इंसान 20 मिनट नहीं बैठ सकता जागता हुआ. मतलब वो ही सब एक बंद आंखें, क्योंकि वहां उसको फिर अपने जब अपने बारे में रिफ्लेक्शन देखेगा, अपने अंदर झांकेगा, उल्टे सीधे विचार याद आएंगे. मेडिटेशन इनिशियली लोगों के लिए स्ट्रेसफुल क्यों होता है, उनका ध्यान भटकता है. वो इसलिए भटक रहा होता है क्योंकि कभी करी नहीं, अपने आप से कभी इंटरेक्ट करा ही नहीं है. इट आगे पढ़ते हैं. इट ऑल्सो इन्वॉल्व डिसाइडिंग प्रायोरिटीज एंड एक्टिंग सो एज टू डील डायरेक्टली विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन. आप ये डिसाइड करोगे उस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे क्या चीजें डील करने वाली. स्ट्रेस कभी भी कशिश लोअर लेवल से हायर लेवल पे डील नहीं होता कि सबसे छोटा वाला स्ट्रेस पहले मैं दूर कर लेती हूँ. पहले सबसे बड़ा स्ट्रेस आपको दूर करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अंबर, जो कमिंग मंथ्स हैं उनके अंदर वजन कम करना ज्यादा प्रायोरिटी है, या फिर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है. एग्जाम्स, जबकि स्ट्रेसफुल चीज तो दोनों ही है ना. कॉलेज के अंदर फ्रेशर पार्टी में किस नहीं कर पाओगे किसी को. तो फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल बेकार है, नॉनसेंस है, इस एग्जाम्पल का कोई मीनिंग नहीं है, कोई सर पैर नहीं है. ठीक है, टास्क ओरिएंटेड में आप बस ये लिखो कि फॉर एग्जाम्पल आप ये एग्जाम्पल ले लो, मैं आपको दे देता हूं कि एग्जाम्स में जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है उसको प्रायोरिटी पे लेकर चलना, और ज़्यादा टाइम देकर, मोर टाइम उस चीज़ को, उस सब्जेक्ट को देकर उसको फिनिश करना, ताकि फेलियर के डर से बच सके, जो फेल होने का जो स्ट्रेस है उससे बच सके.
आप कोई भी एक सिंपल सा ऐसा एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। पहले बताओ मुझे टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी समझ में आ गई? कशिश क्लियर है? अंबर पक्का? आगे बढ़ूं? इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, इट इन्वॉल्व्स एफर्ट्स टू मेंटेन होप एंड टू कंट्रोल वन इमोशंस। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है हम ना अपनी उम्मीद खो देते हैं, अपने आप से, अपने आप को देखकर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ये नहीं होने देना है, हमें होपफुल रहना है। होपफुल रहने से क्या होता है, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है सबसे पहले तो आपके अंदर कि कोई बात नहीं भाई, हो गया स्ट्रेस तो हो गया, क्या उसमें क्या टेंशन वाली बात है, इतना मैं इस चीज को इंपॉर्टेंस क्यों दूं, मेरी वजह से थोड़ी ना है। जो सिचुएशन मेरे बाहर, मेरी वजह से जो चीज पैदा नहीं हुई है, जो सिचुएशन जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उसको सबसे पहले जांचूंगा, पड़तालूंगा। लेकिन उस सिचुएशन में जब तक वो सिचुएशन ठीक नहीं होती, मैं अपने इमोशंस के ऊपर बहुत काम करूंगा, वर्क करूंगा, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना चाहिए। इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व वेंटिंग फीलिंग्स ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। कभी कभार ये भी हो सकता है, मतलब राइटर कह रहा है कि इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है इसमें कभी कभार, क्योंकि अलग अलग पर्सन में अलग अलग टेंडेंसी होती है। कोई होते हैं बहुत काल्म रहते हैं, कोई होते हैं बहुत पीसफुल रहते हैं, और कई लोग होते हैं कि उनकी, जैसे क्या है कि आपको, आप किसी से गुस्सा हो और उसने आपको ह्यूमिलेट कर दिया, तो आप क्या करोगे, घर आके हो सकता है रो रो, चीजें पटको, फ्रस्ट्रेटेड वे में सबके साथ बिहेव करो। और कभी कभार पर्सन होपलेस भी हो जाता है, डिसाइडिंग दैट नथिंग कैन बी डन टू चेंज थिंग्स। ये नहीं होना चाहिए, ये सबसे वर्स्ट के सिनेरियो होता है। ये होता है जिंदा लाश वाली निशानी। तो आपसे राइटर क्या कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? फॉर एग्जांपल, अपने आप को बोलो इट इज नॉट रियली हैपनिंग टू मी, और वरी अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। वही एक तरीके से एफर्मेशन से कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एग्जाम्पल्स ये अगेन नॉनसेंस दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल नहीं लिखने हैं सही। इस एग्जाम्पल का कोई सर पैर नहीं है। कशिश इसका कोई सर पैर लग रहा है इस एग्जाम्पल का? वरी अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अंग्रेजी देखो इसकी, राइटर की, एनसीईआरटी लिखने बैठे हैं। अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, आप ना सिचुएशन को इसमें क्या करते हो, याद है सेकंड चैप्टर के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी अंबर, कशिश, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। हम उसमें रियलिटी को डिनाई कर देते हैं कभी कभार, है ना। कभी कभार ये चीज ना अच्छी होती है, जैसा कि मैं अभी आपको बोल रहा था एफर्मेशन में। कशिश हम लोग क्या करते हैं भाई, रियल सिचुएशन में तो लंका लगी रखी है ना लाइफ की। हमें तो यही बोलना है ना कि जो चीजें हम चाहते हैं, चाहे भले ही वो वर्स्ट चल रही हैं, तो उसको लेकिन फिर भी कन्वर्टेड फॉर्म में ऐसे ही बोलना है ना कि सब एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर, सब बढ़िया है। इट इन्वॉल्व्स डिनाइंग और मिनिमाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। यहां पर आप जानबूझ के अपने स्ट्रेसफुल थॉट्स को रिप्रेस करने की कोशिश करता है पर्सन, या फिर उनको रिप्लेस करने की कोशिश करता है बाय सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट्स। अब ये सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट्स कैसे होते हैं कि मैं उसके बारे में सोचूंगा ही नहीं, मैं उससे बात ही नहीं करूंगा, मैंने उसकी सारी फोटो डिलीट कर देनी है, या फिर आपका किसी ने मूड खराब कर दिया तो आप टीवी देखने बैठ गए, किसी दोस्त को फोन करके उसकी पंचायतें कर रहे हो, या फिर दूसरे लोगों के साथ हो। इससे क्या कर रहे हो आप? भले ही मैं मानता हूं कि अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी में इससे दिक्कत दूर नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि दो लोगों की लड़ाई हो गई है और एक पार्टी ने सब कुछ खत्म कर दिया सामने से अपनी तरफ से, अब सामने वाला तो सफरर है ना, उनमें से एक खत्म करके चला गया रिश्ते को, लेकिन एक तो सफर करेगा ना। तो दूसरे पर्सन के लिए जो कि स्ट्रेस से जूझ रहा है, कि वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ना बना ले, तो ये अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, ठीक है। उसके बाद दो पर्सन थे, ये वाली बात याद रखना कि जो स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं वो इन दो पर्सन्स ने दी थी, एंडलर एंड पार्कर ने, ठीक है। ये इनकी है थ्योरी। अब हम नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, लेजरस एंड फॉल्कमैन। इन्होंने चीज बोली थी, इन्होंने कोपिंग मैकेनिज्म जो हमारे अंदर होता है स्ट्रेस को डील करने के लिए, उसको बोला ये एक डायनेमिक प्रोसेस होता है रेदर देन एन इंडिविजुअल ट्रेड। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि पैदा होने के साथ ही आपके अंदर एक क्वालिटी की फॉर्म में बॉर्न हो। ये एक डायनेमिक प्रोसेस इसलिए होता है बिकॉज ये हम दुनियादारी में लोगों के साथ इंटरेक्ट करना सीखते हैं। कि जैसे आपने किसी को देखा
कि ऐसी सिचुएशन मैंने एक पर्सन की और देखी थी या कभी किसी किताब के अंदर सुनी थी, मूवी के अंदर सुनी थी, इस सिचुएशन के अंदर ऐसा ऐसा करना चाहिए। ये एक इंडिविजुअल ट्रेड नहीं होता, ये डायनेमिक प्रोसेस होता है। जैसे मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं, कशिश, दृश्यम और दृश्यम 2 के अंदर अगर अजय देवगन हल्का सा भी अपने इमोशंस को खो देता तो बाकी 3 तो वैसे भी डरे हुए थे उसकी फैमिली में, है ना। उसकी बड़ी बेटी को तो फिट्स भी पड़ते थे फिर बाद में जब सेकंड पार्ट में दिखाया गया। अगर वही अपना टेम्परामेंट खो देता तो सब बर्बाद हो जाते, सारे लोगों को उम्र कैद हो जाती घर में, नहीं। तो उसने क्या करा, एक डायनेमिक प्रोसेस की तरह। और वो किससे सीखता था डायनेमिक प्रोसेस को? उसका एक शौक था मूवी देख देखकर एक्सपीरियंसेस गेन करना, याद है? पिक्चरें बहुत देखता था वो। तो कोपिंग रेफर्स टू, लेजरस एंड फोकमैन के अकॉर्डिंग कोपिंग रेफर्स टू कॉन्स्टेंटली अपने कॉग्निटिव और बिहेवियरल एफर्ट्स को चेंज करना, ताकि आप इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी डिमांड्स क्रिएट हुई हैं किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से, उनको या तो रिड्यूस कर सको या टॉलरेट कर सको। आई अगेन रिपीट, लेजरस एंड फोल्कमैन के अकॉर्डिंग कोपिंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप ना अपनी मानसिकता को और अपने व्यवहार को इस प्रकार से चेंज कर लो, भले ही सिचुएशन स्ट्रेसफुल है लेकिन उसका गिव अप मत करो, अपनी मानसिकता को चेंज कर लो। मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, मैं क्यों डरूं बेफालतू में। अपने बिहेवियरल एफर्ट्स को, हाथ पैर मत कपाओ अपने आप के, खून ठंडा मत करो अपना, ठीक है। ताकि ऐसा करने से होगा क्या, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल डिमांड्स के स्ट्रेसफुल सिचुएशन की, कि आप अंदर से डर जाओ और बाहर वाला आप पे हावी हो जाए, लेकिन आप उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हो, टॉलरेट करने की कोशिश करते हो। ऐसा करके क्या क्या करके, ये जब आप अपने कॉग्निटिव और बिहेवियरल एफर्ट्स को मास्टर कर लेते हो, अपनी इस मानसिकता को और अपने व्यवहार को चेंज करके। कोपिंग हेल्प करता है एक इंडिविजुअल की कि वो एक प्रॉब्लम को या तो मैनेज कर सके या उसको कंप्लीट तरीके से बदल ही दे, ऑल्टर कर दे, और अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज को रेगुलेट कर सके। लेजरस और फोकमैन के अकॉर्डिंग कोपिंग रिस्पॉन्सेज को 2 प्रकार के रिस्पॉन्सेज के अंदर बदला जा सकता है। एक प्रॉब्लम फोकस्ड रिस्पॉन्सेज, जिसमें पर्सन एक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है। दूसरा इमोशन फोकस्ड, एक सेकेंड, दूसरा इमोशन फोकस्ड। प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? आप यहां पर प्रॉब्लम को अटैक करने की कोशिश करते हो, आप अपने बिहेवियर को इस प्रकार से डिजाइन करते हो कि आप सबसे पहले उस इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सको, फिर उस इवेंट को चेंज करने का ट्राई करते हो। अपनी सोच के ऊपर भी आपका कमांड होती है, अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर भी। इससे पर्सन की अवेयरनेस बढ़ती है, लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ता है। ये जो अवेयरनेस और लेवल ऑफ नॉलेज है किसके बारे में? उस स्ट्रेसफुल इवेंट के बारे में। और पर्सन फिर अलग अलग प्रकार के बिहेवियर और कॉग्निटिव कोपिंग ऑप्शंस अपनाता है। इसकी वजह से वो जो स्ट्रेसफुल इवेंट है उसकी थ्रेट वैल्यू कम हो जाती है, वो फिर आपको इतना डरावना नहीं लगेगा। इसमें सिंपली पर्सन क्या बोलता है अपने आप से, मैंने एक प्लान बनाया और मैं उसी प्लान पे स्टिक रहूंगा, मैं उसी को फॉलो करूंगा, आई विल नॉट चेंज माई स्ट्रेटेजी फॉर एनीवन। इमोशन फोकस स्ट्रेटेजीज के अंदर क्या होता है, यहां पर आप अपनी बेसिकली साइकोलॉजी को चेंज करने की कोशिश करते हो। एक पर्टिकुलर इवेंट जितना आप पे एक स्ट्रेस डालने की कोशिश करता है, आपके इमोशंस को डिस्ट्रॉस करने की कोशिश करता है, उस डिस्ट्रॉशन को आप इमोशनली डिस्टर्ब होने से रोकते हो। यहां पर आपका इवेंट के ऊपर चेंज करने के ऊपर फोकस नहीं होता, देखो लिखा भी हुआ है विद मिनिमल एफर्ट टू अल्टर द इवेंट। क्योंकि यहां पर जो इमोशन फोकस स्ट्रेटजी को अपनाता है ना, वो पर्सन ये सोचता है कशिश, जो सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं इसको क्यों कंट्रोल करूं, जो सिचुएशन मेरे ऊपर ये परिणाम फेंक रही है मैं इसको कंट्रोल करूंगा। अभी कुछ नहीं है, मुंह पर पड़ चुके हैं ऐसा कुछ, ये कशिश अभी तक तो ये समझ ही गए होंगे, ये वही कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं, इमोशन ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड, है ना। बस इन्होंने एक अलग नाम दिया है, प्रॉब्लम फोकस और इमोशन फोकस्ड। दोनों प्रॉब्लम फोकस और इमोशन फोकस कोपिंग स्ट्रेटजीज नेसेसरी हैं जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो हमें उस सिचुएशन को अवॉइड भी करना चाहिए और अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल भी हमारा होना चाहिए, ठीक है। ये चीज है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।